नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन है। लेक्चर नंबर हम लोगों का आज है 13 तक हम लोग देख चुके थे और आशा करते हैं कि आप लोग 13 तक अपना लेक्चर कवर कर लिए होंगे। तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो आज हम लोग नया थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए थ्योरम लिखते हैं। तो लिखिए थ्योरम डालिए। थ्योरम लिखिए इफ यम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0 हैज जनरल सॉल्यूशन। क्या लिखना है? इफ़ एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0 हैज जनरल सॉल्यूशन, देन देयर एग्जिस्ट infinitely many integrating factor अब इस बात को समझिए, इस थ्योरम को क्या कह रहा है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है जो कि है एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है और वह क्या कर रख रहा है कि जनरल सॉल्यूशन, और उसका जनरल सॉल्यूशन भी है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात किया जा सकता है, तब कह रहा है कि जो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो कितना होगा? इनफाइनाइटली मेनी। अगर होगा तो किससे? एक से अधिक होगा। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यानी कि रहेगा। तो कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन रखेगा? जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, कह रहा है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है, ठीक, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है और उसका जनरल सॉल्यूशन वो रख रहा है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन उसके पास है, यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक। यदि जनरल सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ है साथ में या निकाला जा सकता है जनरल सॉल्यूशन, तब क्या कह रहा है कि अगर इसका जनरल सॉल्यूशन है तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इनफाइनाइटली मेनी, यानी कि बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। अगर यदि एक होगा तो उससे भी एक होगा तो दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, यानी कि इनफाइनाइटली जितने चाहे उतने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। यही इस थ्योरम का कहना है, ठीक। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए लिखते हैं प्रूफ, ठीक। तो लिखिए कंसीडर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का मानते थे? एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसको। अब यहाँ लिखेंगे लेट, क्या कर रहा है? इसका जनरल सोल्यूशन में कह रहा था कि हैज जनरल सोल्यूशन, यानी कि इसका जनरल सोल्यूशन है, तो हम लोग मानेंगे जनरल सोल्यूशन। तो लेट जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी, क्या मान लिया हमने? एफ एक्स कामा वाई सी। इसी टाइप का तो होता था जनरल सोल्यूशन निकालते थे जब। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन आ गया, क्या आ गया? एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू सी हमने माना। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिफरेंशियल इक्वेशन माना, फिर इसका जनरल सोल्यूशन क्या है हमारा? एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ से अगर निकालेंगे डेल, यहाँ से डी एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एफ एक्स कामा वाई डिफ्रेंशिएट किए तो सी क्या होगा? अगर कांस्टेंट है सी तो इसका वैल्यू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एफ को, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल एफ अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल एफ अपान डेल वाई इंटू डी वाई।
लिख सकते हैं इक्वल टू 0 इसकी जगह पे। फार्मूला हम बताए थे ना कि अगर डी एफ है एक्स का वाई तो इसको लिखा जा सकता है डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पर हमने। तो डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपन डी एक्स प्लस डेल एफ अपन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम बता चुके हैं पहले या दूसरे लेक्चर में, आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे तो इसको अच्छे से बताए थे कैसे आया था, करके भी दिखाए थे आप लोगों को। ठीक, इक्वल टू 0 हो गया। तो इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 3rd। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपन एफ वाई। समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 3rd से ही लिख रहे हैं। देखिए इधर ले जाएंगे तो इसको क्या आएगा, माइनस डेल, यहाँ करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा सही से। देखिए इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल एफ अपन डेल वाई इक्वल टू डी वाई। अब यहाँ से देखिए डेल एफ अपन एक्स को इधर ले आइए, डी एक्स को, और इसको इस साइड ले आइए, और डेल एफ अपन, ये देखिए समझिए। तो क्या हुआ, यहाँ से डेल एफ अपन लिख सके हैं यहाँ पर डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपन डेल वाई इंटू डी वाई। तो या इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से। तो हमारा आया डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसी को इक्वेशन नंबर 3rd को ही यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। तो इसको समझिए यहाँ से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इधर इक्वल टू 0 है तो इधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर माइनस। तो यहाँ से देखिए डेल एफ अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिख लिए हम लोग माइनस डेल एफ अपन डेल वाई इक्वल टू इंटू डी वाई। अब देखिए डी एक्स को इधर ला दीजिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, दिख रहा है सभी को अच्छे से। और जब इधर से देखिए और डेल एफ अपन डेल एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं, जैसे डेल एम अपन डेल वाई को क्या लिखते थे एम वाई, और डेल एन अपन डेल एक्स को एन एक्स लिखते थे। उसी प्रकार डेल एफ अपन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स, और डेल एफ अपन डेल वाई को लिख दिया एफ वाई, और इधर माइनस था तो माइनस इधर ले आए तो माइनस हो गया डेल एफ एक्स अपन एफ वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया डेल एफ अपन डेल वाई, डेल वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमें माइनस एफ एक्स अपन एफ वाई। यहाँ तक सभी को समझ में आया? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। इधर की चीज़ें सारी चीज़ें समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, बाकी इधर का नोट कीजिएगा आप लोग अपने फेयर कॉपी में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से सबको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बताइए, जल्दी बताइए। चलिए अब यहाँ से देखिए समझने वाली बात है। अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पर समझिएगा, जब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एम बाई एन, लिख सकते हैं कि नहीं? क्या किए हम लोग, देखिए इसको इक्वेशन नंबर को, तो हम इसे लिख सकते हैं एम एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं एम, और यहाँ पर एन एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं एन डी वाई। तो यहाँ से देखिए जब इधर कॉमन कर, यहाँ देख लीजिए, आप लोग अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो हम लोग लिखे एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या किया है एम इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एन डी वाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, देखिए डी एक्स को इधर ले गए एन को इधर लाए तो क्या हो जाएगा माइनस एम बटे एन। ठीक, सभी को समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ से क्या गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बटे में इक्वल टू क्या आ गया माइनस एम बाई एन। यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, कहाँ से लिख रहे हैं इसको? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या कहाँ तक बनी है 4, इसको मान लीजिए 5। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो चलिए लिखिए आगे इसके, चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो क्या मिलेगा बताइए? वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से माइनस, देखिए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा एफ एक्स अपान एफ वाई इक्वल टू एम बाई एन।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स अपान यम को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यम इक्वल टू एफ वाई को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ वाई अपान यन। ठीक, और इसको हम मान लेंगे, अभी लिखिए यहाँ से एफ एक्स अपान क्या आया यम इक्वल टू एफ वाई अपान क्या आया यन इक्वल टू, इसको किसके बराबर मानेंगे, हम लोग एक नया फंक्शन मान ले रहे हैं जी एक्स कामा वाई। हमने किसके बराबर कहा, से कहा दिया कि हमने कि जो हमारा ये है किसके बराबर है, एक फंक्शन जी एक्स कामा वाई के बराबर। तो यहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से हमें एफ एक्स की वैल्यू जो मिल जाएगी एम इंटू जी, जी एक्स कामा वाई को लिख सकते हैं जी केवल, एंड यहाँ से जो एफ वाई की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी एन इंटू जी। तो एफ एक्स की भी वैल्यू मिल गई है, एफ वाई की भी वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ से ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, इन सभी का यूज करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन माना है तो इसको याद रखिएगा कि हमने इसको एक फंक्शन जी एक्स कामा वाई के बराबर माना था। ठीक, क्योंकि जब आप लोग डेरिवेशन करते हैं तो भूल जाते हैं कब कहाँ क्या माना गया था। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आगे लिखिए यहाँ जी एक्स कामा वाई मल्टीप्लाई इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने किसको मल्टीप्लाई करा दिया, जो हमने फंक्शन माना है, तो हमें क्या मिल जाएगा यम इंटू जी डी एक्स प्लस एन इंटू जी डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो अभी इक्वेशन नंबर कहाँ तक हम लोग दे पाए हैं, जो भी इक्वेशन हमारा आया है एफ एक्स और एफ वाई की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, एम जी की वैल्यू किसके बराबर थी एफ एक्स के, तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी की जगह क्या रखेंगे एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से, अब प्लस एन जी की वैल्यू क्या आई है एफ वाई, तो वहाँ से वैल्यू रख देंगे एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, और जैसे ही हम लोग रख देंगे तो अब हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई किसके इक्वल होता है, लिख सकते हैं इसको डी एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना इसने पूरे को, क्यों बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इधर हम लोग डी एफ एक्स कामा वाई को क्या लिखते थे डेल एफ पान डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ पान डेल वाई इंटू डी वाई, और एफ एक्स डेल एफ पान डेल एक्स क्या लिखते थे एफ एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते थे एफ वाई इंटू डी वाई। तो किसके बराबर आ गया ये डी एफ एक्स के बराबर। ठीक, तो हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ रख दिए यहाँ पर इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अगर हम, अब बताइए यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। चलिए यहाँ समझिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो आया है डी एफ एक्स का वाई इक्वल टू 0, और एफ एक्स क्या था हमारा जनरल सोल्यूशन, तो यहाँ से अगर डी एफ एक्स का वाई इक्वल टू 0 आ गया है अगर फंक्शन, तो इक्वेशन नंबर 7 क्या हो गया एग्जैक्ट हो गया कि नहीं हो गया बताइए। जो हमारा फंक्शन होता था अगर उसके बराबर उसका डिफ्रेंशिएशन डी एफ एक्स का वाई इक्वल टू 0 होता था तो क्या हो जाता था, जो इक्वेशन नंबर 7 है वो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहता था एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0 दिया रहता था। अगर ये क्या है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हमें एक फंक्शन मिलता था, और जो फंक्शन मिलता था एफ एक्स कामा वाई क्या होता था डी एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू किसके बराबर, इसी के बराबर हो जाता था। तो पूरे के बराबर लिखेंगे तो एम एक्स कामा वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई इंटू डी वाई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 0 के, तो हमारे यहाँ से क्या आता था डी एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। ठीक, यही आता था, सब लोग को दिख रहा है अच्छे से ना, क्लियर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आती थी, यानी कि जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता था तब।
तो यानी कि अगर डेल एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 0 आया है, यानी कि इक्वेशन नंबर 7 क्या है हमारा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन नंबर 7 एग्जैक्ट हो गया तो हमारा जी क्या होगा तब यहाँ पे, अब जी क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने माना था, उसको क्या माना था, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जैसे ही हमने जी से मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ सिंप्लाइज करेगा कि इक्वेशन नंबर 7 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है सभी को ना कैसे हो रहा है। चलिए देखिए, जैसे ही अब एग्जैक्ट हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7, तो अब जी को हम क्या कह सकते हैं, सिंप्लाइज कर देगा, जी क्या हो जाएगा, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लिखिए जी एक्स कामा वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर किसका, 1 का। तो लिखिए जी एक्स कामा वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सबको दिख रहा है अच्छे से। चलिए, तो हमारा जो जी फंक्शन हमने माना जी एक्स कामा वाई और डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग मानेंगे कंसीडर, हमने माना एक काई, इसको पढ़ा जाता है काई। ठीक, काई को क्या मान लिया हमने, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक, जो हमारा काई है किसका फंक्शन है, एफ एक्स कामा वाई। तो इज एनी फंक्शन ऑफ एफ, एफ यानी कि वही एक्स कामा वाई, यहाँ पर भी एफ अभी लिखते, लेकिन लिख दिए हैं हम आप लोगों को समझने के लिए कि जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स वाई, उसका हमने काई को फंक्शन मान लिया। जैसे लिखते थे ना एफ जी एक्स, यानी कि एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का। ठीक इसी प्रकार काई किसका फंक्शन है, एफ एक्स वाई का। तो यही कह रहा है, कंसीडर काई एफ एक्स का फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इज एनी फंक्शन ऑफ एफ, यानी कि जो हमारा काई है किसी भी कोई सा भी फंक्शन एफ एक्स वाई है उसका फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ से मानेंगे, फिर से लिखिए आगे, लिखिए कंसीडर यल, जो कि किसका फंक्शन है हमने मान लिया एफ का, फिर से इक्वल टू किसके बराबर है, काई एफ, अब सीधे एफ लिखेंगे, एक्स वाई नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक, और डी एफ, हमारा जो एल एफ है वो किसका फंक्शन है, वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन काई एफ इंटू डी एफ। ठीक, देन यहाँ से लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, अगर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाए एक्स के रूप में तो क्या लिखेंगे, एल एक्स, यही लिख सकते हैं ना, एल एक्स कोष्टक में फंक्शन लिखेंगे अपना, किसका फंक्शन है एल, एफ का। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, एल एक्स फंक्शन हमारा एफ है, एफ को हटा देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर किसका फंक्शन था एल एक्स, एल किसका फंक्शन था, एफ का। ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एल डैश, एल एक्स को क्या लिख सकते हैं, एल डैश एफ इंटू एफ का करेंगे, अंदर है दो फंक्शन है तो एफ एक्स। ठीक, एल का किए तो एल एक्स को, इसको किए तो क्या है, एल डैश एफ, और फिर इसका किए तो क्या लिख दिए, इक्वल में एफ इंटू एफ एक्स। ठीक, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन, एल एक अलग फंक्शन है, एफ भी एक फंक्शन है, यानी कि जो हमारा एल है फंक्शन का फंक्शन है। ठीक, यानी कि फंक्शन का फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ से एफ एक्स अब इक्वल टू लिखिए, किसके बराबर होगा, इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा, इसी को लिखे हैं अभी इस फॉर्म में, अब इसके बराबर इसको लिखेंगे इसका करके। तो यहाँ से करिए, देखिए इसका क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, देखिए इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें काई एफ इंटू, ठीक, पहले डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हुआ तो मिला काई एफ,
अब यहाँ से क्या मिलेगा, एफ एक्स। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, इंटू क्या मिलेगा, एफ एक्स। एफ का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। इसी को किए हैं डिफ्रेंसिएशन। इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। और फिर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका जब करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसी का डिफ्रेंसिएशन किए तो ये लिखा गया, इसी का डिफ्रेंसिएशन किए तो ये लिखा गया, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए। अब यहाँ से देखिए समझिए अब आप लोग, तो इतना लिख डाले हैं हम लोग। तो एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 6 में देखिए। तो इक्वेशन नंबर 6 में जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू है हमारा काई एफ, और एफ एक्स की वैल्यू है किसके बराबर, एम इंटू जी। तो यहाँ से लिखेंगे एम इंटू जी। तो यहाँ से हमें जो मिला है एल एक्स एफ इक्वल टू मिला काई एफ इंटू एम इंटू जी। ठीक, अब इसी प्रकार अगर इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल वाई एफ। करिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे यल डैश एफ इंटू एफ के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एफ वाई आएगा। ठीक, यहाँ से ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा काई एफ इंटू एफ वाई। तो यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, एफ वाई, इक्वेशन नंबर 6 रखिए। तो यहाँ से हमें आएगी काई एफ इंटू एन जी। ठीक, तो हमारे यहाँ से मिल गया एल वाई इक्वल टू कितना मिला, एल एक्स बराबर ये मिला है, एल वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, एल वाई एफ एन इंटू जी इंटू क्या मिला है, काई एफ। ठीक, तो यहाँ से हमें एल वाई की वैल्यू भी मिल गई। ठीक, समझते चलिए कैसे कैसे हो रहा है प्रूफ। अब चलिए इसके आगे लिखिए, चलिए इसके आगे देखिए। जैसे हम लोग क्या निकालेंगे, डी एल। तो डी एल को क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, डी एल को लिख सकते हैं एल एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस एल वाई को क्या लिख सकते हैं, एल वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि डी एल को ऐसा लिखा जा सकता है। जिनको ना समझ में आ रहा हो यहाँ देखिए आप समझाने के लिए। जैसे एफ डी एफ को लिखते थे, क्या लिखते थे, एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है, डेल एफ अपन डेल एक्स। इसी प्रकार एल एक्स का क्या मतलब है, डेल अपन डेल एक्स। अब फंक्शन केवल बदला है, यहाँ एफ की जगह क्या रख दिए हैं, एल। तो एफ प्लस रखते थे एफ वाई इंटू डी वाई, ऐसे रखते थे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर रख दिया गया है, केवल एफ की जगह क्या हो गया, एल। तो एल एक्स इंटू डी एक्स प्लस एल वाई इंटू डी वाई इक्वल होगा। ठीक, तो चलिए तो हम लिख सकते हैं इसको, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से। एल एक्स की वैल्यू क्या है, एल एक्स की वैल्यू क्या है बताइए जल्दी से। एल एक्स की वैल्यू है काई एफ इंटू एम जी डी एक्स, प्लस एल वाई की वैल्यू क्या है, एन इंटू जी इंटू काई एफ इंटू डी वाई ना, दिख रहा है सभी को। चलिए इतना हो गया, तो यहाँ से लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, तो इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, काई एफ इंटू एम जी इंटू डी एक्स प्लस काई एफ इंटू एन जी डी वाई। तो हमारा ये हो गया डी एल। ठीक, दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम, काई वाई जो हमारा है, काई एफ है उसको किस में मल्टीप्लाई कराएंगे, काई एफ इंटू जी को मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो करिए, नाउ काई एफ इंटू जी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर किस में, लिखिए इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बिगेट क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिल रहा है। तो यहाँ से मिलेगा हमें काई एफ इंटू जी
इंटू एम डी एक्स प्लस काई एफ इंटू जी इंटू एन इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से भी आप लोग देख पा रहे होंगे अब एक किसके बराबर है, देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर यहाँ मान लीजिए, इसको कहाँ तक माना है 7, इसको मान लीजिए 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 से क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है DL के। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख पा रहे हैं ना, इसकी जो वैल्यू है टोटल की टोटल पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की DL के बराबर है। तो DL के बराबर लिख सकते हैं, तो DL इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर DL इक्वल टू 0 हो गया तो जो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा है 8 है, सॉरी सबको दिख रहा है ना अच्छे से। तो यहाँ समझिए अगर DL की वैल्यू 0 आ गई तो इक्वेशन नंबर 8 कब क्या रहा होगा, नॉन एग्जैक्ट या एग्जैक्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर हमारा 8 क्या रहा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तभी तो DL की वैल्यू 0 आई है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 8 है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 8 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए आगे लिखिए। तो यहाँ से लिखिए इम्प्लाइज क्या कर जाएगा हमारा, अगर DL इक्वल टू 0 आया है तो क्या हो गया, यहाँ से पता चल गया कि इक्वेशन नंबर 8 क्या है, इक्वेशन नंबर 8 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इक्वेशन नंबर 8 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तब बताइए काई एफ इंटू जी क्या हो गया, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि उसी को मल्टीप्लाई करने पे 0 आया है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ से तो लिखिए यहाँ से तब ये इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो हमारा काई एफ है इंटू जी जो है क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर किसका, पहले का। उसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही तो मल्टीप्लाई कराए हैं हम लोग काई एफ इंटू जी को, ठीक। तभी हमें क्या मिला, DL इक्वल टू 0, जिससे पता चला कि इक्वेशन नंबर जो 8 था वो क्या था, एग्जैक्ट, ठीक। हमें पता चल गया एग्जैक्ट जब इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि जो हमारा काई एफ है इंटू जी है क्या हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन नंबर 1 का। इसीलिए सिंस, चूँकि अब बताएंगे यहाँ से जो काई एफ है, अब यहाँ से देखिए जो अगर काई एफ है तो जो हमारा काई है वो फंक्शन ऑफ एफ, और एफ क्या है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम कोई भी फंक्शन लेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो यानी एक से अधिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखेगा। अगर पहला फंक्शन रखेंगे तो अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, दूसरा कोई सा भी आर्बिट्री हम लोग चूज कर सकते हैं ना फंक्शन। हमने बोला था कि एफ क्या है, एनी फंक्शन, और यहाँ पे एफ एनी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। और फंक्शन का फंक्शन ए भी रहा काई, तो यानी कि हमारे पास कितने फंक्शन हो गए, इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन चूज करने का ऑप्शन हो गया ना। तो कोई भी आप फंक्शन रखते चले जाइए और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग मिलता चला जाएगा, एक से अधिक। जब एफ की वैल्यू कुछ पहली बार मान लीजिए F1 लिए, फिर F2 लिए, फंक्शन की वैल्यू F3 लिए, F4 लिए, डॉट 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 Fn। तो हमारा जो काई एफ है किसका फंक्शन है, एफ का, एफ पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ की जितनी चाहे वैल्यू रखेंगे तो काई की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक से अधिक मिलेगी, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हमें एफ को चुनने के लिए कोई भी ऑप्शन आपके लिए है। तो यहाँ से लिखिए, समझ लिए हों इसको, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए नीचे से। Since chi f is any function of f, hence equation number first has infinitely many
मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो हमारा अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक, क्या है वो, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है, तब वो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखेगा, इनफाइनाइटली मेनी, यानी एक से अधिक रखेगा। एक भी रखेगा, दो भी रखेगा, तीन भी रखेगा, चार भी रखेगा, पाँच भी रखेगा, छः भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, 10 भी, यानी कि एक से अधिक, लगभग 100, 10, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी रख सकता है, ठीक। इनफाइनाइटली मेनी का मतलब एक से अधिक, चाहे जितने रख सकता है, ठीक। एक भी रखेगा, दो भी रखेगा, तीन, एक से स्टार्ट करेगा और जो चाहे जितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख सकता है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार अब रिकॉल करेंगे अच्छे से, क्या कह रहा था कि हमारा कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है, डेल एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस यन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0, क्या है ये, नॉन एग्जैक्ट। अब इसका एक जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, क्या है जनरल सॉल्यूशन। तब हमें क्या दिखाना था कि जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो एक, अगर एक इनफाइनाइटली मेनी होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी कहने का अर्थ है कि यानी कि एक भी रख सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, यदि एक हुआ तो उससे अधिक भी उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, यही बात प्रूफ करनी थी, ठीक। चलिए, अगर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया तो एक उससे भी, तो दो भी पता चल जाएंगे, तीन भी पता चल जाएंगे, चार भी पता चल जाएंगे। इसका कहने का यही मतलब था कि कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन है उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल एक ही नहीं होगा, उससे अधिक भी हो जाएंगे, हो सकते हैं, ठीक, होंगे ही, हो सकते हैं नहीं, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ से क्या हुआ, डाल लीजिएगा, नॉन एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहाँ से अब क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से एग्जैक्ट वाले जितने थे और नॉन एग्जैक्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन थे वो सारे के सारे यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों को केवल सवाल करना रह गया है, ठीक। सारे थ्योरम्स हो चुके हैं नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ से हमारा ये थ्योरम लेकर नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे अब यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ तक आप लोग अपना जितना भी पढ़े हुए हैं कवर कर लीजिएगा और अच्छे से इन सभी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो पूछा गया था किसके लिए, एग्जैक्ट के लिए, डेल एम अपन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स वाला, उस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओ और ये वाला लास्ट वाला थ्योरम, ये दोनों थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, अब ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ तक अगर कोई नहीं पढ़ पाया है, जो नए बच्चे अगर वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, जो यहाँ तक अगर देख रहे होंगे तो ठीक है, जो यहाँ तक पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर वो यहाँ तक नहीं पढ़ पाए हैं तो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे टॉपिक, और न्यू टॉपिक होगा, क्या होगा, न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक होगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको भी समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि इसका और जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। केवल उसको इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और आर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, बस इतना अगर उसे पता है तो जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसको अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्टनेस या नॉन एग्जैक्टनेस की बात नहीं होगी, ठीक।
तो जो अब टॉपिक नया वाला स्टार्ट हो रहा है वो पूरी तरीके से इससे अलग है। ठीक, बस इतना है कि उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया जाएगा। तो चलिए अब नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर। फर्स्ट आर्डर का मतलब क्या है, एक पहले एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दिया है d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बताइए इसमें कि जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट आर्डर का है कि सेकेंड आर्डर का या थर्ड आर्डर का। तो ऑर्डर देखने के लिए देखा जाता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो कितने टाइम्स किया गया है, उसका डेरिवेशन करें डिफरेंशिएशन। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है यहाँ पर देखिए 2 बार। तो इसका आर्डर कितना हुआ, 2। तो यानी कि ये फर्स्ट आर्डर का है या सेकेंड आर्डर का, बताइए। सेकेंड आर्डर का, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, फर्स्ट आर्डर का। यानी कि हमारा जो ए वाला है टर्म्स क्या है, फर्स्ट आर्डर का है। यदि अगर इस dy/dx यानी किसी का ऑर्डर अगर सेकेंड है यहाँ पे, तो यानी कि सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि फर्स्ट का होगा तो क्या होगा, उसमें केवल dy/dx ही प्रेजेंट होगा। ठीक, dy/dx का होल पावर भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो, उससे हमसे कोई नहीं लेना देना। ठीक, लेकिन जो उसका आर्डर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यही कह रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता, कैसे होता है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके सॉल्यूशन पे। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल दे दिए हैं, आप लोग समझा दिए हैं डिग्री क्या होता है। एक का है, इसको बोलते हैं ऑर्डर, और जो पावर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप, हेडिंग डालिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, सभी लोग हेडिंग डाल चुके हैं, आगे बढ़ें। चलिए लिखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर 1, फर्स्ट बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं, इज रिटन एज ax into y dash plus bx y equal to cx, where ax does not equal to 0, comma bx comma cx are function of x ओनली। अब समझिए, इसको कह रहा है कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 या फर्स्ट लिख सकते हैं, इज रिटेन एज ax इंटू वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या हुआ, dy/dx। तो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक, इन प्लस bx इंटू वाई इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ bx, यहाँ cx का मतलब है, c क्या है फंक्शन x का, b किसका फंक्शन है x का, a किसका फंक्शन है x का। यानी कि जो हमारा ax है, और ax की वैल्यू क्या ना नहीं होनी चाहिए, 0 के कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक, किस ऑर्डर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो हो, लेकिन किस ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक,
तो जो हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तब वो क्या नहीं रह जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, यदि क्या हो जाए ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ए एक्स इक्वल टू क्या हो, जीरो। अगर मान लीजिए ये जीरो हो जाएगा तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना है, ये क्या हो गया, केवल इक्वेशन हो गया, किस में, एक्स और वाई में। ठीक, तो समझिएगा आप लोग, अगर ए इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू अगर जीरो होगा तब इस कंडीशन में ए मिलेगा हमें। ठीक, और जो कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, चलिए, और हमारा क्या है, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स किसका फंक्शन होना चाहिए, केवल एक्स का। अगर वाई का भी होगा फंक्शन तो क्या हो जाएगा, हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रह पाएगा। ठीक, तो यानी कि ए एक्स कभी भी रहेगा तो केवल किस में रहेगा, या तो कांस्टेंट हो सकता है 3 हो सकता है 4, या तो ए एक्स सभी के लिए है, ए एक्स के लिए ही नहीं बी एक्स के लिए भी और सी एक्स के। पहली बात तो ए एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। दूसरी बात, और जो ए एक्स होगा फंक्शन किसका होगा, एक्स का, यानी एक्स के टर्म में होगा। कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स इक्वल टू मिलेगा हमें तो, अब बी एक्स बराबर मिलेगा तब भी हमारा वो किस में रहेगा, एक्स के ही टर्म में, और सी एक्स बराबर जो मिलेगा वो भी किसके टर्म में रहेगा, एक्स के। तो इसको एक बार और रूप में लिख लीजिए, दैट इज, यहाँ से लिख सकते हैं वाई डैश प्लस बी एक्स अपान ए एक्स, क्योंकि इसको डिवाइड करते रहे सभी में ए एक्स से, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, बी एक्स अपान एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स अपान क्या लिख सकते हैं, ए एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलिए अब यहाँ से फिर इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज वाई डैश इक्वल टू प्लस इसको एक नया फंक्शन दे दे रहे हैं तो वो भी किसका फंक्शन होगा, बी एक्स अपान ए एक्स। अगर ये एक्स के टर्म में है, ये भी एक्स के टर्म में है, तो ये पूरा पूरा किसके टर्म में होगा, एक्स का ही फंक्शन होगा। तो इसको एक नया फंक्शन पी एक्स दे दे रहे हैं। और इसके बाद वाई हमारा रहेगा इनटू में ही, और इसको एक नया फंक्शन दे दे रहे हैं क्यू एक्स। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ लिख लीजिए वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है, आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक, इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही वाला ज़्यादा हम लोग उपयोग में कर लेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फंक्शन, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, फंक्शन नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, अगर इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। नोट हो गया सबको, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या वन ऑर्डर का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। अब तो हेडिंग लगाइए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हेडिंग लगाइए, चलिए लिखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हेडिंग लगा चुके सभी लोग, आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज, क्या हम लोग मानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई डैश। ठीक, प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही तो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लिख लिए, हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, या 1 ऊपर दिए हैं तो इसको दे दीजिए कुछ और, स्टार दे दीजिए, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक।
ठीक, जिससे आपको लगे कि हाँ ये वाला यहाँ पर इसका जनरल सोल्यूशन लिखा जा रहा है। तो पहले माना गया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है उसको बताया गया है। उसके बाद अब क्या दिखाया जा रहा है आप लोगों को, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, dy बाई डी एक्स इक्वल क्यू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई, लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए। एग्री हैं सभी लोग इससे? चलिए अब आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं इसको क्यू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई ब्रैकेट बंद, डी एक्स को इधर ला लेंगे तो डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई को किधर ले जा सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई ब्रैकेट बंद डी एक्स। और इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस डी वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्स माइनस पी एक्स इंटू वाई डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, -1 डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आया सभी को। अब इसको देखेंगे ध्यान से तो किसके फॉर्म में बन गया, एम एक्स कामा वाई एंड एन एक्स कामा वाई। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, एम एक्स कामा वाई, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एन एक्स कामा वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर मानिए 1, इसको स्टार, इसको 1। ठीक, अब इसके आगे लिखते हैं। लिखिए, अब लिखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। तो लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन किससे, एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए क्या मिलेगा हमें, वी गेट एम एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए आप लोग, क्यू एक्स मिलेगा माइनस पी एक्स इंटू वाई एंड एन एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, यही मिलेगा। तब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नाउ डेल एम अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा बताइए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू डैश एक्स सॉरी, यहाँ से हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में डेल एम अपॉन डेल वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाला जितने भी एक्स का जो फंक्शन होगा क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा एक्स। तो ये फंक्शन किसका है, एक्स का, तो यानी कि ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ एक्स है और इंटू वाई है तो इसको लिखेंगे माइनस पी एक्स कांस्टेंट के रूप में है। तो और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो इसका वैल्यू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस पी एक्स। अब इसको करेंगे तो लिखेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा बताइए, -1 है तो ये क्या है, कांस्टेंट। जब इसकी वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से देख सकते हैं सिंस डेल एम अपॉन जो डेल एन डेल वाई है डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो बताइए अगर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों इक्वल नहीं है तो बताइए जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्या एग्जैक्ट होगा कि नॉन एग्जैक्ट। जो लोग पढ़े हैं अभी लोग जान रहे होंगे एग्जैक्ट होगा कि नॉन एग्जैक्ट। लिखिए यहाँ से हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार को ही हमने किस में चेंज किया था, 1 में। तो यानी इक्वेशन नंबर स्टार क्या है, इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे डेल एम वाई माइनस डेल एन
यही तो निकालते थे जब नॉन एग्जैक्ट होता था, दोनों इक्वल नहीं होते थे तो डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स निकालते थे। तो निकालिए डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? माइनस टाइम्स ऑफ पी एक्स, यही तो मिलेगा घटाने पर। चलिए तो हमको क्या मिल गया? नहीं दिख रहा है क्या किसी को? सॉरी, चलिए दिख रहा होगा अब दिख रहा है अच्छे से। चलिए यहाँ से डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स। तो यहाँ से देखिए माइनस जो पी एक्स की इक्वल टू आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे? अब देखेंगे कि जो हमारा डेल एन अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स था, इसके लिए फिर क्या निकालते थे यहाँ से? 1 अपान एन डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स। तो यहाँ से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे एन से, डिवाइड किए हैं दोनों इस साइड ना, तो इस साइड भी डिवाइड करेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर मिल गई? पी एक्स। अगर पी एक्स की वैल्यू बराबर मिल गई तो ये किसका फंक्शन है? केवल एक्स का। तो पता क्या चल गया कि जो हमारा ये वाला पूरा टर्म किसका है? फंक्शन एक्स का। अगर ये एक्स का फंक्शन है, एक्स का ही तो फंक्शन था। तो यहाँ से लिखेंगे विच इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब बताइए जब ये फंक्शन एक्स का हो गया केवल तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? तो लिखेंगे हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर स्टार इज, क्या लिखेंगे? या स्टार लिख लीजिए या इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, बात एक ही है, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिलेगा ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है हमें? ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। पी एक्स किसका कोफिशिएंट था अभी जो हम लोग लिखे थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, वाई का, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे याद करने की ज़रूरत, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो डायरेक्ट हम इन सब चीज़ों का यूज करेंगे। अब चलिए लिखिए, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया है तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो लिखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर किस में? 1 में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई चलिए देखिए यहाँ से दिख रहा है सभी को सही से? तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नहीं कीजिए, यहाँ पर स्टार में कर लीजिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। इक्वेशन नंबर स्टार, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पी वाई ई की पावर इंटू ई की पावर 5x dx, ठीक। मल्टीप्लाई करते चलिए, देखते चलिए। अब इक्वल टू में क्या था हमारा? क्यू था इधर, तो यहाँ होगा क्यू एक्स इंटू ई की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप लोग समझिएगा। अब देखिए अगर पूरे को अगर लिखें इसको मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर क्या लिख सकते हैं हम लोग? दोनों मिला के लिख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग इसको y इंटू ई की पावर 5x इंटू डी एक्स, सॉरी पी एक्स, यहाँ पी था ना, 5 बोल रहे हैं, पी एक्स, ठीक। पी बना लीजिएगा, 5 नहीं है। इसको लिखिए इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? पी एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट बंद। यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू एक्स इंटू ई की पावर पी एक्स। देखिए यहाँ क्यू एक्स लिख दिए हैं, सब लोग पी बना लीजिएगा इसको, यहाँ पर भी पी बनाइएगा, ठीक। क्योंकि अभी हम लोग 5 लिखते आ रहे थे, इसीलिए वो 5 लिख चुका है। तो अब हम लोग इसकी लिखेंगे पी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कैसे आए, इसी को लिखा गया, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए पहले इसको बाहर करेंगे ई की पावर पी इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा पी की पावर ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स बाहर हुआ, इंटू वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब किसको बाहर करेंगे, पी इसका कर दिए, ठीक, इसको बाहर किए तो वाई का किए डिफ्रेंसिएशन, तो ये लिखा गया। अब क्या करेंगे, वाई को बाहर करेंगे तो यहाँ पर वाई इंटू हो गया। अब देखिए इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर का ई की पावर आएगा पी एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे ही अब ऊपर का करेंगे इंटीग्रेशन में जो है, तो उसका क्या आएगा, पी एक्स आएगा केवल, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा पी एक्स। तो देखिए यहाँ पर पी एक्स आया है, ठीक, समझ पाए आप लोग सभी लोग। अब उसके बाद एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स, तो उसके साथ क्या आ गया, डी एक्स, ठीक, समझ में आया सभी को। तो इसको हम लोग सेपरेट कर किए थे, तो अब इसको एक साथ लिख लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का जब करना होता तो अलग अलग लिख के कर लेते थे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस। अब इधर कॉस एक्स को बाहर पहले कर लेते थे, फिर साइन एक्स का करते थे, फिर किसको निकालते थे, साइन को बाहर कर लेते थे, और फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, यही तो करते थे, एक का करते थे दूसरे को बाहर। अब इसी को अगर लिखना हो एक साथ सेपरेट करके इस फॉर्म में, तो इसको कर सकते हैं ना यहाँ पे, यहाँ तो उसी का यूज हम लोग किए हैं अभी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये लिख लिया सीधे से, अलग अलग था, अब इसको कंबाइन करके हमने यहाँ पर लिख लिया है डायरेक्ट। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिखिए ऑन इंटीग्रेशन, लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इसको इक्वेशन नंबर कोई दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, एक दिए हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ से मिलेगा y इंटू ई की पावर क्या मिलेगा, पी एक्स इंटू डी एक्स, यही तो मिलेगा। अब इधर से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हुआ तो ये मिला। इधर आ जाएगा क्यू एक्स इंटू ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, इधर क्या मिल जाएगा, डी एक्स, ठीक, यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट एक मिलेगा ना इंटीग्रेशन करने के बाद, तो यही हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू दी रही होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी रही होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर है तो निकालेंगे तो आएगा, तो इसी में रख के सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो लिखिए इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे, लिखिए इक्वेशन नंबर थर्ड इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर स्टार, इसका जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर स्टार का। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटू ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट में क्यू एक्स इंटू ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक। अब इसको अच्छे से और समझ लीजिए, रिमार्क डालिए अब यहाँ पे एक रिमार्क, और लिखिए कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या माना हमने, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। तो ये बताइए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, वाई डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जैसा चाहे वैसा आप लोग लिख लीजिए अपने लिए। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है। और देन तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, अभी हम लोग निकाले थे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या निकाले हैं अभी, इज क्या होगा इसका
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स। ये रहा हमारा पी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा दिया रहेगा, किसके साथ है ये मल्टीप्लिकेशन में, y के साथ। ठीक, पहले सबसे पहले कोई हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा पहले उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक, क्यू एक्स का फंक्शन है, केवल एक्स का होना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई अगर वाई का है तो वो नहीं होगा। ठीक, सिर्फ इसी टाइप का जब बनेगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। तो हमारे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दिख गया। तो बताइए इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, कैसे लिखा गया था, y इंटू ई की पावर करके लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इसको आप लोगों को लर्न करना है, लर्न सीधे सीधे। ठीक, क्योंकि सवाल जब हम लोग लगाएंगे तो सीधे इसका यूज करेंगे डायरेक्ट। डेरिवेशन तो हम लोग आप लोगों को दिखा ही दिए हैं कैसे हुआ इसका डेरिवेशन पूरा, लेकिन जब सवाल करेंगे अब तो इसका सीधे सीधे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इसका जनरल सोल्यूशन निकाला जाता है। अभी तो इसका डेरिवेशन देखे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग क्लास इंटर में भी पढ़े होंगे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और उसको सॉल्व भी बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक्सरसाइज आप लोग अगर देखेंगे बी राय एंड डी पी चौधरी में तो 2.6 में है। ठीक, एक्सरसाइज। तो चलिए उसी का सवाल लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, ये हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब फर्स्ट ऑर्डर का है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस टाइप का बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म का। तो यहाँ से चलिए बनाइए इसको, लिखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं प्लस 2x अपान इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया इंटू वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 बटे में क्या आ जाएगा, इधर से डिवाइड किए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पी एक्स जब इतना पूरा टर्म है एक्स का ही तो फंक्शन है पूरा इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में कहाँ रहा है ये, देखिए क्यू एक्स रहा आपका। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं आगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इधर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर का, सीधे -1/2 आएगा। तो 1/2 ऊपर आ गया तो इसको ले आएंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर हम इसको मान लेंगे 1। तो इक्वेशन नंबर 1 किस टाइप का है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखते चलिए कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक, तब बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, क्या लिखेंगे, आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे बताइए आप लोग जल्दी। चलिए बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखा जाएगा। ई की पावर किसके, वाई के साथ जो टर्म था उसी को लिखते थे, तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर उपस्थित है तो इसको लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस में ही तो आएगा, जब इसका टी मानेंगे इसको तो -2x आएगा, तो मतलब 1/2। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बताइए जल्दी से, सॉरी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बताइए करके इसका। चलिए इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, -log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही इसको टी मानेंगे तो यहाँ से आएगा -2x dx, तो ये -2x dx ऊपर उपस्थित है, लेकिन माइनस नहीं है प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया माइनस। तो इसको लिख सकते हैं, माइनस इधर आएगा तो माइनस पावर -1, तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा 1/, ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ -1 है तो इसके ऊपर आ जाएगा -1, तो -1 है तो नीचे आएगा तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, लॉग में कुछ भी लिखा रहेगा वही टर्म लिखा जाता है, लेकिन ऊपर है, लेकिन यहाँ से देखिए जो माइनस है हमारे इधर आएगा तो -1 है, तो -1 अगर है तो नीचे आएगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़ें आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, यहाँ से आई एफ इक्वल टू क्या आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक दिख रहा है सबको। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो अब क्या निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, तो लिखिए एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, क्या लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है लिख लीजिए पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन QX, चलिए इसको ना लिखिए, सीधे सीधे लिखिए डायरेक्ट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन QX की जगह क्या था हमारा, पूरा पूरा लिखिए x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही तो लिखेंगे, तो लिखिए क्या आया है हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c, यही तो लिखा जाता था जनरल सॉल्यूशन। वहाँ आप लोग लिख लीजिएगा सीधे उसके पहले कि कंपेयरिंग जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहाँ से लिख लीजिएगा px क्या है, तो वहाँ से नीचे लिखिएगा हेयर px इक्वल टू जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, qx इक्वल टू लिख लीजिएगा कंपेयर करके। ठीक, जैसे हम लोग करते थे उसमें एग्जैक्ट वाले में। ठीक, पहले कंपेयर करते थे तो mx, y निकालते थे nx, y। ठीक, इसी प्रकार आप लोग कंपेयर करके लिखिएगा, जिससे आपको स्पष्ट रहे कि px क्या है qx क्या है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे वहाँ पर करते समय। तो यहाँ से कर दीजिए इसको सॉल्व, तो क्या आ जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन, तो y/1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको जब निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, x लिख सकते हैं, इसका लिखेंगे तो आएगा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को होल पावर क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे इसमें तो 3/2 dx प्लस c। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको जब t मानेंगे तो ऊपर आएगा 2x, तो ऊपर 2 नहीं है तो 1/2 से हम लोग यहाँ क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा आ जाएगा y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ देखिए माइनस आएगा 1/2 1/, एक्स की पावर 1/2, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस c। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर 3/2 है ऊपर है,
तो जब इसमें प्लस ऐड करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। इसमें ऐड करेंगे 1 तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस 3/2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 2 करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस 1/2 पूरा का पूरा। इसको सॉल्व करेंगे तो भी माइनस 1/2। तो नीचे 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स। अब देखिए ऊपर माइनस 1/2 है तो नीचे आएगा तो 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक। और जो ये हमारा माइनस में नीचे बचा था 2, इसको ऊपर भेज दिए तो ये चला आया ऊपर 2। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बचेगा y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको t मान के करिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर t मान लीजिएगा। जब करेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर किसी के पावर में है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट x। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x। तो लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो लिख सकते हैं y इक्वल, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिख लीजिए पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 बार लिख सकते हैं तो एक रूट से वाले से एक रूट कट जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ मिलेगा c 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल सोल्यूशन। और यहाँ पर c क्या है बताइए, यहाँ पर c हमारा क्या है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक, उतने ही हमें क्या मिलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिले 1, क्योंकि कितने ऑर्डर का था 1 ऑर्डर का। ठीक, चलिए तो आप लोग जान गए हुए निकालना इसका जनरल सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, आप लोग उसको सॉल्व करके ले आइएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए एक, लिखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स, ब्रैकेट लगा लीजिए दोनों में, कोष्टक dy। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा इसको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर का। तो सबसे पहले चेक करिएगा, अगर हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो फिर किससे चेक करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, एग्जैक्ट वाले से या नॉन एग्जैक्ट वाले से। ठीक, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर का नहीं बना तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट वाले। तो पहले इसको बना के देखिएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर का बन रहा है कि नहीं। अगर बन जाए तो इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा और इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोग निकालिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।